I now kindly request Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister of Jal Shakti, to present his address. Sir, please. We are extremely delightful to have Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister of Jal Shakti. He is presenting his address now. मुझे लगता है आवाज पीछे तक पहुंचे नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया के 30वें अधिवेशन में मंच पर उपस्थित यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे साथी, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर भगवत कराड़ जी, मंच पर उपस्थित फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री विनय बाबू जी, लगभग 7 दशक होने को जिस फेडरेशन को आए, जिसे स्वर्गीय एसडब्ल्यू काल्विज साहब ने प्रारंभ किया था, उनके द्वारा बनाए गए संविधान, उनके द्वारा कल्पना की गई अपेक्षाओं और एलआईसी फील्ड वर्कर्स की उनके सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए जिस रीति नीति का पालन वो करेंगे, जो नींव की ईंट उन्होंने रखी, उनकी भावना के रूप में इस संगठन को निरंतर अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से सींचने वाले मेरे मित्र, मेरे भाई, महासचिव जनरल सेक्रेटरी श्री विवेक सिंह जी, मेरे साथी संघ फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मिहिर लोखंडवाले जी, उत्तम जगधने जी, मंच पर उपस्थित लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के सीनियर ऑफिशियल्स और देश के हर एक कोने से, हर एक जिले से आए हुए एलआईसी के सभी डेवलपमेंट ऑफिसर्स, बंधुओं, बहनों, मैं एक बार फिर इस मंच पर खड़े होकर के आदरणीय विवेक सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, विनय बाबू जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे मिनी इंडिया का एक बार फिर दर्शन करने का अवसर आपने प्रदान किया। मित्रों, मैं अक्सर ये बात कहता हूं मेरे साथियों को, मेरे मतदाताओं को, युवा साथियों को, कि भारत की संसद एक ऐसी जगह है जहां बैठ करके एक सदस्य के रूप में या दर्शक दीर्घा में दर्शक के रूप में बैठकर आप पूरे भारत के, बहुरंगी भारत के, विविधताओं से भरे हुए भारत के एकात्म स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का भारत, विभिन्न तरह की वेशभूषाओं का भारत, विभिन्न तरह की बोली वाला भारत, वो एक जगह यदि कहीं दिखाई देता है तो वो संसद के उस सदन में, जहां सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग एक साथ बैठे होते हैं। और उसी तरह का परिदृश्य अगर दूसरा मुझे अपने जीवन में कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अब इतनी बार मैं एलआईसी के फेडरेशन के नेशनल कन्वेंशन में आया हूं 2016 के बाद में, सभी कन्वेंशंस में, मुझे लगता है कि आजकल विवेक सिंह जी के साथ में एक आराम हो गया कि आजकल इनको मुख्य अतिथि या अतिथि ढूंढने के लिए ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। मैं इनके परिवार का सदस्य होने के साथ नाते इनका रेडीमेड अतिथि आप सब लोगों का हो गया। और मेरे लिए मन में ये लोभ रहता है कि मुझे
पूरे भारत के सभी जगह के लोगों से एक साथ मिलने का, उनसे साथ संवाद करने का अवसर मिलता है। मेरा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ में बहुत पुराना नाता है। मेरे बड़े भाई जो जोधपुर में आपकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, मैं जब स्टूडेंट था और इन्होंने एलआईसी को ज्वाइन किया था, तब से लेकर के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सामान्यतया एक व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को तब जानता है या तब से जानने लगता है जब वो अपना बीमा करता है या करवाता है। लेकिन मेरा परिचय तो मैं बीमा करने योग्य हुआ था, बीमा करवाने योग्य हुआ था, उससे पहले एलआईसी के ऑफिस से, एलआईसी की रीति नीति से, एलआईसी की कार्यपद्धति से तब से बना हुआ। और तब से लेकर के निरंतर ये जो एक पारिवारिक संबंध मेरा एलआईसी फील्ड वर्कर्स के साथ में बना, और आदरणीय विवेक सिंह जी के कारण से जिस तरह से इसे जोधपुर से निकल करके राष्ट्रव्यापी विस्तार मिला है, मैं अपने आप को आपके परिवार का सदस्य मानते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और इसके लिए कि आप सब ने मुझे अपने परिवार का सदस्य ऐसा माना है, मैं आप सबका हृदयपूर्वक, मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। 23,000 विकास अधिकारियों का यह संगठन, जिसके नीचे जितना मैं जानता हूं सामान्यतः एवरेज एक फील्ड वर्कर के नीचे लगभग 50 एजेंट की संख्या ऐसी होगी। अभी आदरणीय भगवत कराड़ साहब कह रहे थे कि 12 लाख एलआईसी एजेंट्स हैं। लेकिन इनकी ताकत का एहसास मुझे इस तरह से होता है, मुझे अब राजनीतिक जीवन में काम करते हुए देश के लगभग सब कोनों में कहीं ना कहीं राजनीतिक दायित्व के साथ में जाने, पार्टी की जिम्मेदारी के साथ में जाने का अवसर मिलता है। जहां भी जाऊं, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अब राष्ट्रव्यापी पार्टी है, पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक काडर निश्चित ही जहां भी जाऊंगा वहां काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए मेरे साथ में खड़ा होता है। लेकिन इस एलआईसी के परिवार के सदस्य होने के नाते मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मैं देश के किसी भी कोने में जाऊं, इस परिवार के कुछ सदस्य निश्चित रूप से वहां मुझे मिलते ही हैं और मेरे साथ में हर परिस्थिति में खड़े रह करके मेरा सहयोग करते हैं। मैं आप सबका, इस पूरे परिवार का उसके कारण से एक बार फिर अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, एलआईसी का ये फील्ड ऑफिसर्स का फेडरेशन संगठन, ये केवल विकास अधिकारियों का प्रतिनिधि संगठन नहीं है। ये केवल विकास अधिकारियों के हितों के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ एकत्रित आए हुए लोगों का समूह भी नहीं है, अपितु ये जीवन बीमा निगम की क्षमता और उसकी ऊर्जा के अखिल भारतीय विस्तार का पर्यायवाची है। आज एलआईसी जिस मुकाम पर खड़ी है, जिस पायदान पर खड़ी है, आदरणीय भगवत जी कह रहे थे, कराड़ साहब ने कहा कि देश का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कॉरपोरेशन तो है ही, बाकी सबको मिला दो तो भी उनसे, सामूहिक रूप से भी उनसे बड़ा तो है ही। दुनिया के भी टॉप इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। लेकिन एलआईसी को इस मुकाम तक पहुंचाने में निश्चित रूप से सरकारों की योजनाओं का जो पिछले 70 साल में रही है, उनका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य योगदान रहा होगा। लेकिन स्थायी रूप से जिस तरह से निरंतर गंगा में पानी प्रवाहमान है, उस तरह से एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने जो पुरुषार्थ किया, जो परिश्रम किया, जिस तरह से अपना जीवन इस एलआईसी को बनाने के लिए, सींचने के लिए अपने परिश्रम से इसे सींचा है। आज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिस मुकाम पर खड़ी है, एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसके लिए भी एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर्स का अभिनंदन करना चाहता हूं। देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान जीवन बीमा निगम का है। न केवल एक संस्था और उद्यम के रूप में, न केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, अपितु देश के वित्तीय संसाधनों को खड़ा करने,
और देश के डेवलपमेंट में वित्तीय संसाधनों का निवेश करने में भी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने बहुत बड़ा योगदान किया है। और लगभग 7 दशक होने को आए इस लंबी यात्रा में नेशनलाइजेशन के बाद में एलआईसी ने अपने जीवन की यात्रा में जो यशस्विता प्राप्त की है वो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के सामने एक प्रेरणा का स्रोत है। एलआईसी का जो ध्येय वाक्य है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, मुझे लगता है कि इसके बाद में कहीं कुछ भी कहना शेष नहीं रह जाता। और दुनिया में शायद कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जो जीवन के साथ में भी और जीवन के बाद भी पूर्ण निष्ठा के साथ में आपके साथ खड़े रहने का वादा करता है, विश्वास दिलाता है। ऐसा आश्वस्तिपूर्ण बात करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के परिवार का सदस्य होना निश्चित रूप में अपने आप में एक गौरव का विषय है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज देश में 11 लाख अभिकर्ताओं 12 लाख अभिकर्ताओं के साथ में और देश के लगभग 30 करोड़ पॉलिसी धारकों के जीवन में एलआईसी का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। व्यावसायिक रूप से निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, फाइनेंशियली भी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इस एलआईसी के पूरे परिवार का डेवलपमेंट ऑफिसर्स और उनके नीचे काम करने वाले, उनके साथ काम करने वाले एजेंट्स, इस पूरे परिवार का जो 29 करोड़ पॉलिसी धारक के साथ में जो एक आत्मिक संबंध है, वो संबंध अद्वितीय है और निश्चित रूप से देश को एकता के सूत्र में निबद्ध करने वाले बहुत सारे घटकों में से एक है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। अलग अलग तरह की बोली, अलग तरह की भाषाएं, अलग तरह का खान पान, अलग तरह का परिवेश, अलग अलग तरह की संस्कृति, अलग तरह के तीज, अलग तरह के त्योहार, अलग अलग तरह के उत्सव। लेकिन इतनी विविधताओं के होते हुए भी भारत में बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो भारत को एकता की डोरी से बांधते हैं। हमारी सांस्कृतिक विविधताओं में के होते हुए भी भारत की जो अनूठी सांस्कृतिक संगम है, जो विविधताओं में एकताओं के सूत्र में जो है बांधती है, एक रिजु के रूप में, एक रस्सी के रूप में, एक रोप के रूप में काम करती है। गंगा उनमें से एक हो सकती है, देश का तिरंगा उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण घटक हो सकता है, हमारा वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रगान उनमें से एक हो सकता है, हमारी हिंदी भाषा उसमें से एक हो सकती है कि जो देश के लगभग सभी कोनों में, सभी जगहों पर सब लोग बोलते समझते हैं। लेकिन उन सब में से एक अगर कोई ऐसी संस्था भी है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है, जिसमें देश के 130 करोड़ लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके साथ में अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, उसमें एक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी है। और ऐसी यशस्विता प्राप्त करना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है। मित्रों, एलआईसी का जब नेशनलाइजेशन हुआ, जो गीता में से एक सूत्र इस एलआईसी के एम्बलम में, एलआईसी के मोनोग्राम में रखा गया, तो वो था योग क्षेमम वहाम्यम। और योग क्षेमम वहाम्यम की जिस तरह से परिकल्पना गीता में भगवान श्री कृष्ण ने की, आज उसी परिकल्पना के अनुरूप जीवन बीमा निगम लोगों के योगक्षेम को अनवरत बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। और उसके सूत्रधार जीवन बीमा निगम के ये सारे विकास अधिकारियों का परिवार है। मित्रों, एलआईसी का बाजार मूल्यांकन जो अब तक लगभग 43-44 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। निश्चित रूप से इसमें जितने पिछले इतने वर्षों में जिन लोगों ने साधना की होगी और जिस तरह से पिछले वर्षों में इसे और अधिक विस्तार मिला है, ये अपने आप में एक नई उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करता है। स्विस रे इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड इंश्योरेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का उल्लेख किया गया था कि जर्मनी, कनाडा, इटली और साउथ कोरिया से आगे भारत के 2032 तक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सबसे शीर्ष 6 बीमा बाजारों में से एक भारत बनने वाला है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सब की विंडो हम सब के लिए खोलने वाला है। लेकिन इन सब के होते हुए भी जो काम करने वाले लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करना निश्चित रूप से आवश्यक है, ताकि उनका मोटिवेशन फैक्टर निरंतर बना रहे, उनको काम करने की ऊर्जा
निरंतर उनमें प्रवाह मान रहे। लेकिन मैंने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से मैं, क्योंकि 2014 से के बाद से निरंतर एलआईसी फील्ड वर्कर्स, जब से मुझे राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से काम करने का अवसर मिला, आदरणीय विवेक जी जिस विषय का उल्लेख कर रहे थे उसके सबसे लेकर के अब तक अनेक बार अनेक अवसरों पर आपके सामने आने वाली चुनौतियों, आपके सामने आने वाली कठिनाइयों के से मुझे रूबरू होने का, उनके साथ में बात करने का, उनके साथ में जुड़ने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूं और इस बात को विश्वासपूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक यहां कहना चाहता हूं कि इस तरह की चुनौतियां निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे काम करने वाले लोगों को डिमोटिवेट करती है और इनका समाधान समय रहते किया जाना आवश्यक है। जब सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट की बात आई, मुझे याद है जब विवेक सिंह जी जब पहली बार मेरे पास में आए थे, मैंने इनसे कहा कि मैं आपके साथ में, इन्होंने जब कहा कि इस तरह की समस्या है, चुनौती है, हम प्रहलाद जोशी जी के साथ में गए थे लेकिन हमारा काम नहीं हो पाया। मैंने कहा कि मेरा स्वभाव यह है कि मुझे पहले खुद समझना पड़ेगा और मैं बहुत गहराई के साथ में किसी विषय को समझ करके उसके बाद में ही उसके लिए जा कर के चर्चा कर सकता हूँ। लगभग 2 घंटे जब हमने बातचीत की थी, मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने 2 घंटे तक इनसे इस तरह के प्रश्न किए, क्योंकि सारे संभावित प्रश्न जो सामने वाला मुझसे पूछ सकता है वो सब मैंने इनसे पूछे थे। थोड़ी देर बाद में विवेक सिंह जी को लगने लगा था कि ये आदमी हमारे को मोटिव जो है हमारा साथ खड़ा हो रहा है या हमको डिमोटिवेट करके घर भेजने वाला है। लेकिन भगवान की कृपा से, क्योंकि हम सही जगह पर और सही मांग के लिए खड़े थे, हमारा वो निर्णय हमारे पक्ष में हुआ। लेकिन तब से लेकर के निरंतर जिस तरह से मैं आप सब लोगों से चर्चा करता हूं, कुछ विषय मेरे संज्ञान में अवश्य आते हैं। जो एनोमलीज जिस तरह की हैं, अभी विवेक सिंह जी ने उसमें से कुछ का उल्लेख किया। एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर्स के सामने आज जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होकर के प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा है। भारत सरकार के ही संस्थान जो इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में जो है जीवन बीमा के क्षेत्र में एलआईसी काम कर रही है और अन्य क्षेत्रों के लिए जीआईसी काम करती है। मुझे समझ नहीं आता और मुझे कोई भी इसका रैशनल नहीं दिखाई देता कि अन्य इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए उनके विकास अधिकारियों के लिए जो सर्विस रूल्स हैं उनमें और एलआईसी के विकास अधिकारियों के सर्विस रूल्स के बीच में डिफरेंस और एनोमली कैसे हो सकती है, एक ही तरह का विषय होते हुए। अगर आज किसी कारण से जीआईसी का कोई विकास अधिकारी, कोई डेवलपमेंट ऑफिसर या फील्ड वर्कर वो अपने परफॉर्मेंस को ठीक से के अनुरूप या एक्सपेक्टेशन के अनुरूप काम नहीं कर पाए, तो उसको उसकी सर्विस जो है वो ऑटोमेटिक मर्जर उसका जो है जो ऑफिस में ऑफिसर के रूप में हो जाता है और वो हाफ फील्ड और हाफ ऑफिस ऐसी वर्किंग के साथ में प्रोटेक्टेड पे के साथ में काम करता है। लेकिन अगर एलआईसी का कोई विकास अधिकारी, उसके जीवन में किसी भी कारण से अगर इस तरह की बाधा उत्पन्न हो जाए तो अव्वल तो उसको या तो उसकी जॉब सिक्योर नहीं होगी, अगर जॉब भी सिक्योर होगी तो उसको डाउनग्रेडेड पे के साथ में नीचे जाकर के काम करना पड़ेगा। मैं भगवत कराड़ साहब से कहूँगा कि इस एनोमली को निश्चित रूप से देखना चाहिए। एक ही मंत्रालय के अधीन काम करने वाले विभिन्न संस्थाओं के बीच में इस तरह की जो एनोमली है, इस एनोमली को समाप्त करने से एलआईसी के इन फील्ड ऑफिसर्स को काम करने की और अधिक अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी। इसी के साथ साथ में एलआईसी के ऑफिसर्स भी यहाँ बैठे। जब एलआईसी अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल आप संसद को भेजते हैं तो आप उसमें अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल में जितना भी इंश्योरेंस टोटल हुआ है, जितना भी बीमा का आपने, जितना बीमा देश साल भर में किया है, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग योजनाएं जो एलआईसी की है, अलग अलग तरह के प्रीमियम पैटर्न की है, उन सब के बारे में आपने जो है सबको इंक्लूड करके केवल और आप कंसोलिडेटेड अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हो। लेकिन कराड़ साहब जब एलआईसी खुद का दिखाती है तो कंसोलिडेटेड दिखाती है, लेकिन बीमा निगम के विकास अधिकारी का जब दिखाती है तो उसका सिंगल प्रीमियम काउंट नहीं करती। मुझे इसका कोई भी रैशनल आज तक समझ में नहीं आया। इस दोहरी मानसिकता के से हमको कहीं न कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता है।
हम उसका फाइनेंशियल बेनिफिट अपने जो है फील्ड वर्कर को दें नहीं दें, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन जो प्रयास करके, और आजकल जिस तरह की विधा है, जिस तरह का जो है जमाने में चलन है, उस समय में अगर हम इस तरह से अपने फील्ड वर्कर को डिमोटिवेट करेंगे और अगर इस तरह से अपने फील्ड वर्कर की परफॉर्मेंस को, उसको पुरुषार्थ को, उसके काम के में काउंट भी अगर नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हम उनके साथ में अन्याय कर रहे हैं। ये इस विषय को हमको बहुत गंभीरता के साथ में देखने की आवश्यकता है। अभी कुछ ही दिन पहले, हालांकि वो विषय आदरणीय भगवत कराड़ साहब के इंटरवेंशन के बाद में समाप्त हो चुका है। हमारे सिस्टम में बैठने वाले कुछ अधिकारीगण, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि उनसे ज्यादा ज्ञान दुनिया में किसी को नहीं होता, वो एक योजना लेकर के आए कि एक इंश्योरेंस का वर्कर जो है, LIC का वर्कर, कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में काम करेगा या उनके लिए काम करेगा। जब ये विषय मेरे संज्ञान में आया, मैंने आदरणीय भगवत कराड़ साहब से निवेदन किया, ये आए, हमने ऑफिस में बैठकर इस विषय पर चर्चा की। मैं आज इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इनके इंटरवेंशन से LIC के पीठ में छुरा मारने का जो काम सोचा गया था, उसको हमने जो है उससे बाहर निकलने में हमने सफलता प्राप्त की। मित्रों, हम एक बहुत अनुपम अवसर के दौर से निकल रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस समय में हमको काम करने का अवसर मिला है। जैसा हम जानते हैं कि देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है और देश में देश के हितों से ऊपर बढ़ करके बहुत सारे लोगों ने अपने व्यक्तिगत पारिवारिक हितों को प्राथमिकता देते हुए देश जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए था, उसको पहुंचाने में कहीं ना कहीं उनके इस आचरण और व्यवहार के कारण से कमी रह गई। ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं इस तरह की टिप्पणी अभी नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं मानता हूं कि आज़ादी की जो लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन, अपना जवानी समर्पित किया था, लाखों लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, फांसी के फंदों पर झूल जाना स्वीकार किया, बंदूक की गोलियां अपने सीने पर खाना स्वीकार किया। हजारों हजार ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अनेक कठोर यातनाएं सही, बर्फ की शिलाओं पर लेटना स्वीकार किया होगा, कोड़ों की मार सहन की होगी, या सावरकर जैसे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कोलू में बैल की तरह जुट जाना स्वीकार किया होगा, कोड़ों की मार सही होगी, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। निश्चित रूप से ये आजादी के 75 साल का कालखंड हम सब लोगों के लिए सोचने का अवसर और ये आकलन करने का अवसर अवश्य है कि वो जो प्रेरणा, जिस प्रेरणा ने उस समय में इतने कठिनाई के दौर में, इतनी चुनौती के दौर में, इतने बड़े दमन के चक्र के सामने भी उनको अपने जो मन का भाव था, उस भाव को इंटैक्ट बनाए रखने की प्रेरणा दी, ऊर्जा प्रदान की। और उन लोगों के मन में जिस तरह का संकल्प था, जिस तरह का सपना देख करके उन्होंने इस भारत को आजाद कराया था, क्या हम उनके सपनों के भारत का निर्माण कर पाए? तो एक जिम्मेदारी का एहसास, एक उत्तरदायित्व के भाव का एहसास हम सब लोगों को अपने आप पे, अपने कंधों पर महसूस होगा कि आज जो कुछ भी कमी रह गई, उसके कारण चाहे कोई भी होंगे, लेकिन जो कुछ भी कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी जो है इस 25 साल के कालखंड में, जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तब हम सब लोगों की है कि हम ये तय करें कि जो कुछ हम पिछले 25 साल में नहीं कर पाए, जो कुछ हम 75 साल में नहीं कर पाए, वो हम इस 25 साल के कालखंड में पूरा करके उस गैप को पूरा करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके सपनों का, देश को विकसित भारत बनाने के लिए अगले 25 साल में काम करें। हम सौभाग्यशाली हैं मित्रों कि हमको इस अवसर पर इस समय में काम करने का अवसर मिला है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, हम केवल एक LIC के एजेंट नहीं हैं, हम केवल एक LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर्स नहीं हैं, हम केवल LIC को अपने योगक्षेम का, अपने आजीविका का साधन मात्र हमारे मानते हुए काम नहीं करें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, आज इस महत्वपूर्ण कालखंड में हम लोगों को इस अपेक्षा के साथ में कि हम भारत के पुनर्निर्माण में, भारत को विकसित भारत बनाने में अपनी तरफ से योगदान कर रहे हैं, इस दृष्टिकोण से हम देश में अब अपने कर्म को, अपने जो है दायित्व को पूरा करने के लिए काम करें। मित्रों, जिस तरह से आर्थिक परिदृश्य बदल रहा है, निश्चित रूप से हमारी संभावनाएं भी और अधिक तेजी के साथ में बढ़ रही। आदरणीय कराड़ साहब अभी उल्लेख कर रहे थे कि जिस ग्रेट ब्रिटेन ने हमको 200 साल तक गुलाम बना करके रखा, आज हमने आर्थिक दृष्टिकोण से उसको पछाड़ करके आज हम उस को पीछे छोड़ते हुए
5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी और सारी दुनिया की जो है इकोनॉमी को एनालाइज करने वाली सारी संस्थाएं इस बात को स्वीकार करती हैं कि भारत जिस रास्ते पर चल रहा है, जिस गति से चल रहा है, भारत आने वाले कुछ समय में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी के साथ में अग्रसर है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, वैसे वैसे ही हम सब के इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करने वाले लोगों के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ने वाले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन की जिम्मेदारी लेकर के देश में एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, देश में लगभग 48 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खोल करके लोगों को बैंक के साथ में जोड़ा और उनके माध्यम से उसके बाद सामान्य मानवी के लिए सामान्य शुल्क के साथ में जिस तरह के इंश्योरेंसेस की कल्पना की, 12 रुपये मात्र में जीवन बीमा देने का काम जिस तरह से गरीब के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए किया गया, आज ये जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारे पास में आकाश से भी बड़ी संभावनाएं हम सब लोगों के सामने खड़ी हैं। इन संभावनाओं के द्वार पर खड़े होकर के हम राष्ट्र निर्माण के भाव से राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन में, अपने कर्म में केवल और केवल इस भाव को रखते हुए कि हम देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ में जुटे हैं। अगर हम सब लोग इस संकल्प के साथ में काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप पे गर्व कर पाएंगे कि हमने देश का ट्रांसफॉर्मेशन किया, हमने देश का बदलाव किया है। लेकिन साथ ही साथ में आने वाली पीढ़ियां भी हम पे गर्व करेंगी कि जब देश के बदलाव का इतिहास लिखा जाएगा तो इस पीढ़ी ने इस भारत को बदला था। इस तरह की संभावना और इस तरह की अपॉर्चुनिटी हम सब के साथ में है। पिछले 9 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, आने वाले 25 साल का रोड मैप जिस तरह से हमारे सामने खड़ा है, हम अपने आप को समर्पित भाव से देश निर्माण के लिए हम सब लोग अपने आप को प्रस्तुत करें। ऐसी अपेक्षाओं के साथ में आप सबका अभिनंदन। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद सर। आप हमारे LIC परिवार के अभिन्न सदस्य हैं, यह बात हमें और गौरवान्वित करती है। और DO के योगदान को आपने जो सहारा, यह हम आपके प्रति बहुत परम आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप डेवलपमेंट ऑफिसर की रग रग से वाकिफ़ है, ये और आपकी अपनत्व को बढ़ा देती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।